अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। लेसन हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। पिछले वीडियोस में हमने पार्ट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन जिनको डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 को डिस्कस करेंगे, जिसके 5-6 पार्ट हैं। तो थर्ड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर इन ब्रीफ, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों इसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। इसका आंसर है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जहाँ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक मखसूस एरियाज़ के अंदर पाए जाएँ, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी इन सब चीज़ों का तालमेल आपस में एक ही जगह पाया जाना। Animals that feed on plants too are selective in their feeding habits. वो जानवर जो हैं वो सेलेक्टिव होते हैं। फीडिंग ऑन प्लांट्स टू आर सेलेक्टिव, जो प्लांट्स से जिनकी फीडिंग होती है वो सेलेक्टिव होते हैं, उनकी सेलेक्टिव फीडिंग होती है। वो ये फीडिंग हैबिट्स हैं उनके। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप द रेड पांडास प्रेफर टेंडर बाम्बू शूट्स and the koala bears of Australia feeds mostly on eucalyptus leaves. Boars and antelopes too are very selective in their feeding habits. जहाँ तक रेड जो पांडा है ये प्रेफर करता है बम्बू शूट्स को, यानी बम्बू की टहनियाँ वगैरह उनको खाता है। और कोला बेयर जो ऑस्ट्रेलिया का है वो ज़्यादातर प्रेफर करता है एवक्लिप्टस को, लीव्स को, उस दरख्त के पत्ते को। और बर्ड्स और एंटीलोप्स वो भी बहुत सेलेक्टिव होते हैं, वो भी अपने खुराक का इंतखाब करते हैं इन देयर फीडिंग हैबिट्स। वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट फुलफिल द नीड ऑफ डिफरेंट हर्बीवोरस एनिमल एंड स्ट्रेंथन द फूड चेन। ये जो वाइल्ड एनिमल हैं, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट जो है, यानी बहुत ज़्यादा किस्में जो हैं पौधों की जंगल के अंदर जो पाई जाती हैं, ये फुलफिल करते हैं द नीड्स ऑफ डिफरेंट हर्बीवोरस एनिमल। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल हैं उनकी जो फूड है वो इसी फॉरेस्ट से, जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट होती है उसी वहीं पे पाए जाते हैं, और उनकी ज़रूरत को ये पूरा करती है और उनको साथ में ये ताकत भी देती है। और उनका ये फॉरेस्ट जो है उसके फूड चेन को अलाव भी रखता है। यानी ये फॉरेस्ट जो है ये हर्बीवोरस एनिमल जो है उनका फूड चेन है। Therefore, to conserve wildlife, it is necessary to conserve the rich variety of plants and animals. इसलिए अगर आप कंजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को, तो उसके लिए आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी को इसलिए कंजर्व करते हैं क्योंकि उसके अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, तो वो उनको हम कंजर्व करते हैं। हम जंगल को बचाएंगे तो हम वाइल्ड लाइफ को भी बचाएंगे। पार्ट बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। वाई? ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ये क्यों सेफ नहीं होते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए, इसकी वजह क्या है? प्रोटेक्टेड, इसका आंसर है हमारे पास, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं ये हम वाइल्ड एनिमल के लिए, वाइल्ड एनिमल लाइफ के लिए सेफ नहीं होते हैं, बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबर्स एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। क्योंकि लोग जो जंगल के नज़दीक रहते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं वाइल्ड लाइफ को भी, उसको एनक्रोच भी कर देते हैं। तो इसलिए ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है ये सेफ नहीं है वाइल्ड लाइफ के लिए। सी पार्ट, सम टाइम ट्राइबल डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। सम टाइम ट्राइबल डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। कुछ ट्राइबल जो हैं, कुछ कबीले जो हैं, ट्राइबल वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, तो ये जंगल पे डिपेंड करते हैं। ये कैसे इस पे डिपेंड करते हैं? देखिए, सम ट्राइबल डिपेंड ऑन द जंगल। रॉक शेल्टर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क विच आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द जंगल। अगर आप प्री हिस्टोरी
ह्यूमन लाइफ की देखोगे, अगर इंसानी ज़िंदगी की जो पुरानी जो तारीख है उसको अगर आप देखोगे, उस एविडेंस को आप देखोगे, तो आप ये देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो थे वो जंगल के अंदर रहते थे, वो गारों के अंदर रहते थे, वो पहाड़ों के अंदर रहते थे, उनके शेल्टर रॉक्स वगैरह होती थी। तो कैसे पता चलता है हमें? फिगर्स ऑफ एनिमल मीन शोन एज फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डिपिक्ट इन दिस रॉक पेंटिंग। ये जो रॉक पेंटिंग है इसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं जो प्री हिस्ट्री ह्यूमन्स बीइंग की है, उसमें ये सब चीज़ें, कैसे वो डांस करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, कैसे फाइट करते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, ये सब चीज़ें। फिगर्स ऑफ ए मैन ईटर, टाइगर एंड ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर शोन इन दीज रॉक्स। एक इंसान की मुजस्मा जो है वो बनाया गया है, ईटर टाइगर बनाया गया, और लोगों के और जो मुजस्मे वगैरह हैं, फिगर वगैरह हैं, वो बनाए गए हैं। ये सब ये जो रॉक्स हैं इनमें दिखाई गई हैं रॉक्स पेंटिंग के अंदर। मैनी ट्राइबल विल लिव इन द जंगल, तो कई ट्राइबल जो हैं वो जंगल में रहते हैं। ये प्री हिस्टोरिक जो एविडेंस है कि इंसान बुनियादी तौर पर जंगलों में रहता था, ये भी एक हिस्ट्री है जिसे रॉक पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। व्हाट आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये इसके कॉज क्या हो सकती है डिफॉरेस्टेशन की, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, यानी क्या वजूहत हो जाती है, हो सकती है, और क्या इसके नताइज हैं, निकलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कॉज है? ड्यू टू चेंजिंग लाइफ ऑफ द पीपल एंड द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द 20th century, the utilization of forest product has increased tremendously। अगर आप 20वीं सदी को देखोगे, इसकी वजह ये है डिफॉरेस्टेशन की कि जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, लोगों का रहन सहन, तर्ज ज़िंदगी जो है ये बदल गया है। लोग तरक्की चाहते हैं, लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा उस पर इन्हिसार करते हैं, लोग इन चीज़ों को, वो कंफर्टनेस चाहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं ये इंक्रीज़ हो गए हैं। हर बंदा ये चाहता है मेरी अपनी बिल्डिंग हो, उसके अंदर अच्छा फर्नीचर हो, उसके अंदर अच्छा रहन सहन हो। तो इस सब चीज़ को हासिल करने के लिए आपको फॉरेस्ट का जो है इस्तेमाल करना है, यानी आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। अगर आप बंगला बनाना चाहते हैं तो बंगले के लिए आपको लकड़ चाहिए, लकड़ जो है वो फॉरेस्ट से मिलेगी, तो इसके लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। ये काज होता है डिफॉरेस्टेशन का। द मेन फैक्टर लीडिंग टू द फॉलिंग ऑफ ट्री फॉर आवर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ये जो मेन इसके कारण हैं दरख्तों की कटाई के, बेदरह कटाई के, ये जो हैं इसकी वजह यही है। क्या क्या है ये काज का? क्या कारण उससे? रिक्वायरमेंट ऑफ मोर टिम्बर फॉर बिल्ड हाउसिंग, मकान बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी चाहिए होती है। पर एंड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी जो बढ़ती है, जब एक घर से 4 घर बनते हैं तो उसके लिए आपको मकान चाहिए, मकान के लिए आपको लकड़ चाहिए, तो लकड़ हासिल करने के लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। एक इसका काज ये है। क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर लैंड फॉर कल्टीवेशन, जब आबादी बढ़ेगी तो आपको एग्रीकल्चर की लैंड चाहिए, तो लैंड कहाँ से मिलेगी? वो आपको फॉरेस्ट है वो क्लियर करने पड़ेंगे, ये भी डिफॉरेस्टेशन की एक वजह होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स, जब आबादी बढ़ेगी आपको रोड्स भी चाहिए, आपको डैम्स भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए आपको जंगल को साफ करना पड़ेगा। ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल, बार बार जानवरों का जो है उस पर चरना जो है ये भी इसको नुकसान देती है, क्योंकि जितने भी उसके अंदर प्लांट्स वगैरह हैं जो न्यू ग्रोवन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इनक्रीज माइनिंग इंडस्ट्रीज़, अगर माइनिंग इंडस्ट्री को आप इनक्रीज़ करोगे, जहाँ से आप खोदोगे तो जो जंगल भी उस एरिया में आएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये काज हैं इसके। ऑन द अदर हैंड, अब हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन उसको डिस्कस करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? द फॉलोइंग आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसके नतायज क्या निकलेंगे? नतायज ये निकलते हैं जब डिफॉरेस्टेशन होती है, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इन द एयर विल बी डिस्टर्ब्ड। ये जो एक बैलेंस है इन्वायरमेंट के अंदर, जितनी भी गैसेज हैं ये इम्बैलेंस हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। यानी फॉरेस्ट जो है ये इनको बैलेंस करते हैं, लेकिन जब फॉरेस्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये इम्बैलेंस हो जाएगी। एक्सेसिव फ्लड, जहाँ पे ये नहीं होता है, फॉरेस्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे फ्लड जो है वो अक्सर आ जाता है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी है किसी भी एरियाज़ की लैंड की वो ख़त्म हो जाती है।
जड़ें जो हैं वो कैरी करती हैं पानी को नीचे तक ले जाने के लिए, बाद में जो दरख्त को काम देती हैं। लेकिन जो ये डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो फ्लड्स वहाँ पे ज़्यादा निकलते हैं। सॉइल एरोजन, ज़मीन की कटाई हो जाती है। ये जो जड़ें हैं दरख्तों की, ये सॉइल को इंटैक्ट करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। जब कहीं पे भी जड़ें नहीं होंगी तो आसानी से बर्फ़ बारिश पानी जो है उसको बहा के ले जाती है। क्लाइमेटिक चेंज, ये एक मौसमी तब्दीली आ जाती है। देखिए जहाँ पे बारिश फॉरेस्ट होते हैं वो बारिश को खींच के लाते हैं, और जहाँ फॉरेस्ट नहीं होते हैं वहाँ ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है, तो ये एक क्लाइमेटिक चेंज हो गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो परिंदे या जो जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं। जहाँ से फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं वो वहाँ के रहने वाले जितने भी एनिमल्स और बर्ड हैं वो वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है। नो रिप्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की वहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये जो मेडिसिनल प्लांट हैं जितने भी जिनसे मेडिसिन बनती है ये एकदम ख़त्म हो जाते हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड टू टिम्बर रबर एक्स्ट्रा विल नॉट फ्लोरिश, तो ये इंडस्ट्री जो है रिलेटेड टू टिम्बर रबर ये फ्लोरिश नहीं होगी। रिडक्शन इन फर्टाइल ऑफ सॉयल, और ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है ये रिड्यूस हो जाती है। ज़मीन की ज़रख़ैज़ियत जो है ये पौधों की न होने की वजह से ज़रख़ैज़ियत हो जाती है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी अगर हम कुछ भी कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन जो है इसके बुरे से बुरे नतायज हैं। पार्ट ई, व्हाट इज़ द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? ये रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप रिकॉर्ड ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। रेड डाटा बुक जो है ये तमाम एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट का जो रिकॉर्ड होता है इसको रखती है। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज़। हर एक स्पीशीज़ के लिए अलग रेड डाटा बुक है। तो जो इसका एफ पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। आप ये जो वो टर्म माइग्रेशन, इससे आप क्या समझते हैं? माइग्रेशन गोइंग फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेट ऑन सम स्पीशीज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। साल के अंदर आप मखसूस वक्त के लिए जब किसी दूसरे इलाके में चले जाओगे उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो अक्सर ये परिंदों वगैरह और जानवरों में ज़्यादा पाई जाती है जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन में टेक प्लेस इन द birds migrate to other place due to the climatic change. Example, bar-headed goose, great cormorant, सरखाब और द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये है सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।